आज हम पढ़ेंगे मुगल बादशाह के अंदर अकबर के पश्चात में मुगल बादशाह बनता है जहांगीर, जो अकबर का पुत्र होता है। अकबर की मृत्यु 1605 में होती है। 1605 के अंदर जहांगीर शासक बनता है और 1627 ईस्वी तक जहांगीर मुगल बादशाह के रूप में रहता है। इसका रियल टाइमिंग जो शासन के प्रति था वो 1611 तक माना जाता है। 1611 के पश्चात में जब ये नूरजहां के साथ में विवाह करता है तो शासन पर नूरजहां का लगभग अधिकार हो जाता है। तो वो भी हम पढ़ेंगे। शुरुआती हम तौर पर पढ़ते हैं जहांगीर का सामान्य परिचय कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था, किस नाम से ये बादशाह बना। तो सबसे पहले बचपन का नाम कि जहांगीर के बचपन का नाम क्या था। तो जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था। सलीम नाम क्यों रखा था? तो सलीम नाम रखा था सूफी संत थे प्रसिद्ध, जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। कि शेख सलीम चिश्ती के नाम पर अकबर ने अपने पुत्र का नाम सलीम रखा था और बाद में इतिहास के अंदर इन्हें जहांगीर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है इनकी माता का नाम। जहांगीर की माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था हरकाबाई। हरकाबाई जो हमने कल पढ़ी थी, आमेर रियासत के भारमल कछवा की पुत्री थी हरकाबाई, और हरकाबाई से उत्पन्न संतान सलीम थी जो जहांगीर के नाम से शासक बने। फिर हम बात ये करेंगे इनका जन्म हुआ कब था। तो जन्म होता है इनका 1569 ईस्वी। 1569 ईस्वी में जन्म होता है और 1605 ईस्वी के अंदर शासक बनते हैं। तो काफी समय हो जाता है शासक बनने के अंदर। इसीलिए ये क्या करते हैं, अंतिम समय में अकबर के कार्यों के अंदर विरुद्ध कार्य करने लग जाते हैं, क्योंकि टाइमिंग इन्हें भी काफी हो जाता है। लगभग जवानी की उम्र जाने वाली होती है और सोच रहे हैं कि अकबर तो पिताजी मर ही नहीं रहे, फिर मैं राजा बनूंगा, फिर क्या बादशाह का शौक लूंगा। तो इस कारण ये क्या करता है, इसका जन्म 1569 में और शासक बनता है 1605 में। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस नाम से बादशाह बना था। तो जहांगीर जिस नाम से बादशाह बना था वो था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह-ए-गाजी। कि जहांगीर किस नाम से बादशाह बना था जब 1605 ईस्वी के अंदर राजगद्दी पर आसीन हुआ, सिंहासन पर बैठा, तो इसने अपना नाम रखा था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह-ए-गाजी, और अकबर बना था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से वो शासक बना था, और ये नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर के नाम से शासक बना था। नेक्स्ट परिचय के अंदर कि जहांगीर की जो सबसे पहली जो पत्नी थी उसका नाम था मानबाई। कि जहांगीर की पहली पत्नी कौन थी? तो मानबाई थी। मानबाई कौन थी? तो आमेर रियासत के जो शासक थे भारमल कछवा, उनका पुत्र हमने कल पढ़ा था भगवंत दास। भगवंत दास की पुत्री थी मानबाई, अर्थात मान सिंह की बहन थी मानबाई, जो पहला विवाह माना जाता है जहांगीर और मान सिंह के साथ, मानबाई के साथ। और मानबाई से जो उत्पन्न संतान है उसका नाम था खुसरो। कि जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र कौन सा है? खुसरो है। खुसरो की माता का नाम क्या था? तो मानबाई। फिर दूसरी पत्नी जिसका नाम है जगत गोसाई। जगत गोसाई ध्यान रखना, नाम जहांगीर ने रखा था जबकि उसका नाम जोधाबाई था। जोधाबाई कौन थी? तो जोधाबाई मारवाड़ रियासत के मोटा राजा उदय सिंह की पुत्री थी जोधाबाई, जिसको जहांगीर ने नाम दिया था जगत गोसाई, और इससे जो उत्पन्न संतान थी जिसका नाम था खुर्रम। और यही खुर्रम बाद में शाहजहां की इसे उपाधि मिलती है और शाहजहां के नाम से ये शासक बनता है। खुर्रम किसका पुत्र था? जगत गोसाई का था या जोधाबाई का था, और खुसरो मानबाई का पुत्र। फिर तीसरी पत्नी, तीसरी पत्नी का नाम था रुखसाना बेगम। रुखसाना बेगम।
और रुखसाना बेगम से जो पुत्र था उसका नाम था शहरयार की तीसरी पत्नी कौन थी? तो रुखसाना बेगम, और रुखसाना बेगम से प्राप्त संतान का नाम शहरयार। उसके पश्चात चौथी पत्नी सलमा बेगम, सलमा बेगम, और सलमा बेगम से उत्पन्न संतान जिसका नाम था परवेज। फिर पांचवी पत्नी जिसका नाम नूरजहां, और पहले इसका नाम था मेरुनिसा, मेरुनिसा, और इसके एक पुत्री थी जिसका नाम था लाडली बेगम। इसके जो पुत्री थी जिसका नाम क्या था? तो लाडली बानो बेगम, और इनके पिता का जो नाम था वो अली कुली बेग था। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि भाई लाडली बानो बेगम के पिताजी अली कुली बेग तो जहांगीर के करे, ये पिता क्यों नहीं है? तो ध्यान रखना, जब अली कुली बेग नूरजहां के पहले पति थे, जब ये विधवा हो जाती है तो जहांगीर के साथ में ये निकाह कर लेती है, जहांगीर इसके साथ में निकाह कर लेता है, मेहरुन्निसा से इसका नाम नूरजहां कर देता है। नूरजहां का मतलब होता है, जैसे नूरजहां या नूर महल दो उपाधि देता है। महल का मतलब तो हो गया नूर, और नूर का मतलब हो गया रोशनी, यानी महल की रोशनी, और बाद में इसका नाम कर दिया जाता है नूरजहां। जहां मतलब विश्व है, विश्व की रोशनी। इतनी ये खूबसूरती इसलिए इसे ये उपाधि दी जाती है। जबकि जहांगीर के रोमियो पने की कहानी 12 साल में शुरू हो जाए कि 12 साल के अंदर, ध्यान रखना, यही जहांगीर अनारकली नामक, वो कभी भी गाना आता ना अनारकली डिस्को चली, तो वो अनारकली 8वीं है कि 12 वर्ष की अवस्था के अंदर ही जहांगीर अनारकली से प्रेम करने लग गया था। किससे प्रेम करने लगा था? तो अनारकली से प्रेम करने लग गया था 12 वर्ष की अवस्था के अंदर ही। और जहांगीर ने अपनी जिंदगी में कुल 18 शादियां की है, रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। तो यानी कुल शादी कितनी की थी? 18, जिनमें फेमस रानियां कितनी है? 5, जहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। एक मानबाई, जगत गोसाई, रुखसाना बेगम, सलमा बेगम और नूरजहां। नूरजहां जहांगीर के शासन काल में बहुत विख्यात है, जहां से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अनारकली के प्रेम के लिए भी ध्यान रखना कि अनारकली से ये 12 वर्ष की अवस्था में प्रेम करने लग गया, तो अकबर को टेंशन होने लगी कि यार 12 वर्ष की अवस्था के अंदर, क्यों अकबर इसे सने बहुत ज्यादा करता था कि ये 24 घंटा वो 18 घंटा अनारकली के अंदर रहते भी नहीं बिताते। तो अकबर के टेंशन हो गई, आगे योग्य बेटो ही है, सबसे बड़ा पुत्र भी है, तो आगे शासक बनेगा, तो शासक बनेगा ओ भड़काई करसी, मैं भी 2 साल हरमगल में रही हो, महामंगा जिसका शासन रहा था, तो क्यों ना ओ अगर चक्रा के महाजी फिर के उसी मुगल सत्ता का, तो ये इसको दूर कर देता है। अनारकली को अकबर लाहौर भेज देता है। जब इसकी मृत्यु होती है तब जहांगीर लाहौर के अंदर इसका मकबरा बनवाता है। ये ध्यान रखना कि मकबरा बनवाया था कहां पर? लाहौर के अंदर। कब बनवाया? 1615 ईस्वी में, जब ये बादशाह बनता है। और इस मकबरे पर जहांगीर खुद ये लिखवाता है कि अगर अंतिम समय के अंदर इसे एक बार भी मैं देख लेता तो मैं खुदा का एहसानमंद मानता। कि ये बात इस मकबरे के ऊपर लिखवाई किसने? जहांगीर ने। इसका मतलब ये है कि प्रेम तो लाई बहुत करतो, बहुत ज्यादा करतो, क्योंकि आगे जी शासक आए में ही प्रेम के बारे में जब ताजमहल सांझा ने बनवाया। किसने बनवाया था? सांझा ने। कंगी निशानी है प्यार की निशानी। आगे 14 फरवरी आऊं खड़ी है गणे खरीदी फूल ताजमहल, कंगी निशानी है प्यार। तो ये कहानी यहाँ से देखो। अब आगे बढ़ते हैं कि और जहांगीर से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया इनका सामान्य परिचय यहां तक कि भाई इसके बचपन का नाम क्या था, किस नाम से शासक बना, शासक बना कब? तो 1605 ईस्वी के अंदर। इनकी माता का नाम क्या था, इनकी कौन कौन पत्नी थी, उनसे उत्पन्न संतानें कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले इन्होंने जो अभियान चलाया था वो अहमदनगर पर चलाया था। कहां पर चलाया था? तो दक्षिण विजय, दक्षिण भारत विजय अभियान चलाया था। और कहां पर चलाया? अहमदनगर पर चलाया। अहमदनगर का शासक कौन था? तो मलिक अंबर था, मलिक अंबर। ये अहमदनगर का क्या था? शासक था। तो बहुत शक्तिशाली शासक था, जिसने पहली बार इसने संघर्ष किया था। जहांगीर की दूसरी सेना पहली बार जब संघर्ष करने के लिए की तो पराजित हुआ। तब जहांगीर ने अपने पुत्र खुर्रम को भेजा था। किसको भेजा था? खुर्रम। खुर्रम कौन था? तो जगत गोसाई का पुत्र। और खुर्रम ने मलिक अंबर को पराजित किया था, अहमदनगर पर अधिकार कर लिया था।
तब दक्षिणी विजय के अभियान के कारण ही, कि दक्षिण विजय में खुर्रम के विजय होने पर ही जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी थी। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि अहमदनगर विजय होने पर ही खुर्रम को जहांगीर ने किसकी उपाधि दी थी? तो शाहजहां की उपाधि दी थी, शाहजहां की उपाधि। इसके पश्चात में जो जहांगीर के जो अभियान होते हैं वो मेवाड़ पर होते हैं, मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत के अभियानों के अंदर हमने कल अकबर के समय के अंदर भी पढ़ा था कि अकबर ने मेवाड़ रियासत पर कई बार आक्रमण किए थे, किंतु मेवाड़ के शासकों ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। यहाँ के राजपूत शासक थे अकबर के समय के अंदर राणा उदय सिंह की मृत्यु के पश्चात महाराणा प्रताप हुए, जिन्होंने भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। 1597 ईस्वी के अंदर जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है तो जहांगीर के शासनकाल के समय मेवाड़ रियासत के जो शासक होते हैं वो महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह होते हैं। कि मेवाड़ रियासत के शासक कौन थे? तो अमर सिंह थे, जो किसके पुत्र थे? तो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। शुरुआती दौर के अंदर अमर सिंह ने मुगलों को हर बार हराया था, कि लगभग ये कहा जाता है कि 16 बार अमर सिंह ने हराया था। 17वीं बार के अंदर इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी, कि 1613 ईस्वी तक अमर सिंह ने मुगलों के साथ में संघर्ष किया था। और 1613 ईस्वी के अंदर जब जहांगीर स्वयं अजमेर की जियारत के लिए जाता है, कहां पर जाता है? तो अजमेर की जियारत के लिए जाता है। अजमेर के अंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जहां पर यह जियारत के लिए जाता है। और 1613 में स्वयं तो अजमेर रुकता है तथा अपने पुत्र खुर्रम को मेवाड़ अभियान के लिए भेजता है। तथा इसे यह आदेश दिया जाता है कि अगर अमर सिंह अधीनता स्वीकार नहीं करे तो आपको कत्लेआम का आदेश दिया जाता है। क्योंकि चित्तौड़गढ़ के अंदर पहले अकबर ने भी कत्लेआम किया था, वो अकबर का कलंकित समय युद्ध माना जाता है, जिसके अंदर उसने निर्दोष प्रजा पर कत्लेआम का आदेश दिया था, जिनको मरवाया था। तो यही कहानी जहांगीर भी करता है, खुर्रम से ये कहता है कि अगर वो अधीनता स्वीकार नहीं करे तो हम आपको कत्लेआम का आदेश देते हैं कि आप उनकी रियाया को भी मार सकते हैं। तो खुर्रम अभियान के लिए आता है और यहाँ पर खेत खलिहान को जला देता है। तब अमर सिंह का पुत्र होता है जिसका नाम होता है कर्ण सिंह। अमर सिंह का पुत्र होता है कर्ण सिंह। वह अन्य सिसोदिया सरदार, सिसोदिया अमर सिंह का कास्ट थी, सिसोदिया राजपूत। तो सिसोदिया सरदार वह कर्ण सिंह मिलकर के अमर सिंह के पास में जाते हैं और अधीनता के लिए कहते हैं कि एक शासक के लिए इस तरह से अपनी प्रजा को छोड़ देना, आगे की ओर भागना, तो ये उचित नहीं है। तब अमर सिंह कहता है कि ठीक है अधीनता कर ले, तब अधीनता स्वीकार कर ले और संधि कर ले। तो इन्होंने 1613 ईस्वी के अंदर एक संधि कर ली थी और वह संधि संपन्न होती है 1615 ईस्वी के अंदर। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, ध्यान रखना कि 1615 ईस्वी के अंदर मेवाड़ मुगल संधि होती है, मेवाड़ मुगल संधि। इस मेवाड़ मुगल संधि के तहत महाराणा अमर सिंह अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और कुछ शर्तें रखी जाती है, वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि इस मुगल मेवाड़ संधि के अंदर कौन कौन सी शर्तें रखी जाती है। तो सबसे पहली शर्त है कि मेवाड़ मुगलों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करें। पहली शर्त ये कि मेवाड़ जो है वो मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। उस समय के अंदर अधिकतर राजपुताने ने मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए थे। तब इन्होंने ये पहली शर्त रखी थी संधि के अंदर कि मेवाड़ मुगलों के साथ में वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेगा। दूसरी शर्त के अंदर संधि के अंदर यह था मुगलों की तरफ से कि अगर राणा उपस्थित नहीं हो रहा है तो राणा का पुत्र उपस्थित हो, क्योंकि अमर सिंह क्या थे? मेवाड़ के राणा थे। तो इन्होंने शर्त में यह रखा था कि मेवाड़ रियासत का राणा मुगल दरबार में कभी उपस्थित नहीं होगा, उनका पुत्र दरबार में उपस्थित होगा। तो अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होता है।
कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होता है। तीसरा यह था कि मुगल सेना के अंदर 1000 सैनिक मेवाड़ रियासत के होंगे, अर्थात राजपूत सेना के होंगे। मुगल सेना में मेवाड़ के 1000 सैनिक होंगे। और चौथी शर्त यह थी कि जो चित्तौड़गढ़ पर अकबर ने अधिकार किया था वह चित्तौड़गढ़ पुनः मेवाड़ को दे दिया जाए। तो वह चित्तौड़गढ़ भी पुनः इस शर्त के तहत, इस संधि के तहत वापस दे दिया जाता है। चित्तौड़गढ़ वापस दे दिया गया। जिस चित्तौड़गढ़ पर अकबर ने अधिकार किया था राणा उदय सिंह के समय में, तो चित्तौड़गढ़ इन्हें वापस दे दिया जाता है। किंतु मुगलों की तरफ से एक शर्त रहती है कि इस चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आप सुदृढ़ीकरण नहीं करवा सकते, यानी कि इसका निर्माण नहीं करवा सकते, पुनः निर्माण कि जितनी दीवारें वगैरह वगैरह तोड़ी हुई है उनका आप पुनः निर्माण नहीं करवा सकते। लेकिन बाद में चित्तौड़ के राणा जगत सिंह इस संधि का उल्लंघन करते हैं और चित्तौड़ दुर्ग की निर्माण का कार्य प्रारंभ करवा देते हैं। जो शाहजहां के समय के अंदर यहाँ पर जगत सिंह शासक बनते हैं, शाहजहां नेक्स्ट मुगल बादशाह बनेगा। तो यह मेवाड़ रियासत से संबंधित पर्सन कि मेवाड़ रियासत पर आक्रमण कब किया जाता है, तो ध्यान रख लेना शासक बनते ही मेवाड़ और जहांगीर यानी अमर सिंह और जहांगीर के मध्य संघर्ष शुरू हो जाता है। शुरुआती दौर में अमर सिंह इनसे संघर्ष करता है, अधीनता स्वीकार नहीं करता, किंतु 1613 ईस्वी के अंदर ये अधीनता स्वीकार करते हैं। ये संधि होती है 1615 में। संधि किनके मध्य होती है, तो ध्यान रखना खुर्रम व अमर सिंह के मध्य होती है, ना कि जहांगीर के मध्य। जहांगीर उस समय के अंदर मुगल बादशाह था। संधि किनके मध्य, तो खुर्रम और अमर सिंह के मध्य के अंदर होती है और ये शर्तें रखी जाती है। फिर हम आगे बढ़ते हैं नूरजहां की तरफ कि नूरजहां से संबंधित किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, कब इन्होंने विवाह किया था। और ये इनके दो क्या होते हैं, अभियान होते हैं। एक तो दक्षिण विजय की ओर में जिसमें खुर्रम विजय होता है और इधर भी खुर्रम के साथ में संधि की जाती है। तब अमर सिंह एक लाल इस खुर्रम को भेंट भी करता है। तो 60,000 रुपए के अंदर रावचंद्र सेन से अमर सिंह के दादा राणा उदय सिंह ने खरीदा था, वो इस संधि के तहत खुर्रम को भेंट किया जाता है। ये भी ध्यान रखें। तो नेक्स्ट है नूरजहां। पहली बात तो ये कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था, तो नूरजहां का वास्तविक नाम था मेरू निसा। वास्तविक नाम मेरू निसा। इनके पति का नाम क्या था, अली कुली बेग। अली कुली बेग कि मेरू निसा के पति का नाम क्या था, तो अली कुली बेग था। अली कुली बेग को ध्यान रखना जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी, तो शेर अफगान की उपाधि। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि जहांगीर ने शेर अफगान की उपाधि किसे दी थी, तो अली कुली बेग को दी थी। जब अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती है तो मेरू निसा जो होती है वो जहांगीर की माता के पास में दासी के रूप में कार्य करती है। तब ये नवरोज के त्योहार पर 1907 ईस्वी के अंदर पहली बार मेरू निसा को देखता है। तो जहांगीर पहली बार इसे कब देखता है, तो 1907 ईस्वी के अंदर, सॉरी 1900 नहीं 1607 कि 1607 ईस्वी के अंदर नवरोज के त्योहार पर, नवरोज के त्योहार पर मेरू निसा को देखता है। और ये विवाह कब करता है, तो विवाह करता है, ध्यान रखना 1611 ईस्वी कि 1611 ईस्वी के अंदर मेरू निसा के साथ में जहांगीर विवाह करता है। और विवाह करके इसे दो उपाधि देता है। एक उपाधि तो है नूर महल की,
नूर महल व नूर जहां की उपाधि देता है। इसे उपाधि किस किस की देता है? तो नूर महल व नूर जहां की उपाधि देता है। कब देता है? तो विवाह के पश्चात में। विवाह कब होता है? 1611 ईस्वी में। और अली कुली बेग की एक पुत्री होती है, अर्थात मेरुनिसा की पुत्री होती है, जिसका नाम होता है लाडली बानो बेगम। लाडली बानो बेगम। और इसी विवाह के पश्चात में नूरजहां का दरबार में धीमे धीमे हस्तक्षेप होने लग जाता है। अब हस्तक्षेप किस प्रकार से होता है? ये क्या बना, अपना एक कुटुंबा बना लेती है मुगल दरबार के अंदर, और इस समय ईरानी जो होते हैं उनको उच्च पदों पर आसीन कर दिया जाता है। अब ये किस प्रकार से अपना यहाँ पर प्रकोप रखती है, तो वो कहानी देखो। 1611 ईस्वी के अंदर नूरजहां के साथ में किया जाता है विवाह। और नूरजहां सबसे पहले लेकर के आती है अपने पिताजी को दरबार के अंदर, जिनका नाम होता है गयास बेग। गयास बेग। गयास बेग कौन होते हैं? तो नूरजहां के पिता होते हैं। और इन्हीं गयास बेग को जहांगीर एक उपाधि देता है, इत्माद उद दौला। कि जहांगीर ने गयास बेग को कौन सी उपाधि दी थी? तो इत्माद उद दौला की। और इन्हें वजीर का पद दिलाया जाता है, उच्च पद दिलाया जाता है दरबार के अंदर। फिर कुछ समय के पश्चात में नूरजहां की माता, जिनका नाम होता है अशमत बेगम, इन्हें भी मुगल दरबार के अंदर ले आया जाता है। और अशमत बेगम ने ही भारत के अंदर इत्र का आविष्कार किया था। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि भारत में इत्र का आविष्कार किसने किया था, अर्थात सेंट का आविष्कार किसने किया था? तो अशमत बेगम ने किया था। अशमत बेगम कौन थी? तो नूरजहां की मां थी। फिर कुछ समय के पश्चात में नूरजहां का भाई, जिसका नाम था आसफ खां, इसे भी मुगल दरबार के अंदर उच्च पद दिलवा दिया जाता है। और इसी आसफ खां की जो पुत्री होती है, जिसका नाम होता है अर्जुमंद बानो बेगम, अर्जुमंद बानो बेगम, इस अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह करवा दिया जाता है खुर्रम के साथ। विवाह हो गया किसके साथ में? खुर्रम। खुर्रम कौन था? तो दूसरा पुत्र, खुसरो के पश्चात दूसरा जो पुत्र था, जगत गोसाई से उत्पन्न संतान थी खुर्रम, जिसे इतिहास में शाहजहां के नाम से जाना जाता है, शाहजहां की उपाधि दी जाती है। उसके साथ में आसफ खां की पुत्री अर्जुमंद बानो बेगम का विवाह करवा दिया जाता है। तो अब सिंपल सी बात है कि ये नूरजहां का भाई, और भाई की लड़की किसको दी हुई है? खुर्रम को। तो अब खुर्रम भी किसकी मान रहा है? नूरजहां की बातें मानता है। माननी भी पड़ेगी, क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि ये तो है हूरो राहू रेगरे की भेड़, तो माननी पड़ सी, सिंपल सी बात है। बुए राशु जो होगी, क्योंकि अगर वो की ज्यादा बोले वापड़ो तो आगे होना क्या बुआ मेरी बच्ची या केक रहा है, इन्हें वापड़न दबड़ो पड़ियो। कुछ समय के पश्चात में अब जहांगीर के खुसरो जो था, खुसरो को 1621 के अंदर उसकी हत्या करवा दी जाती है, क्योंकि खुसरो क्या करता है? विद्रोह कर देता है। और खुसरो विद्रोह कब करता है? जैसे ही जहांगीर शासक बनता है। जहांगीर 1605 ईस्वी के अंदर शासक बनता है, और 1606 ईस्वी के अंदर खुसरो विद्रोह कर देता है, जो ज्येष्ठ पुत्र होता है। अब यहां से भी एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ये देख लेते हैं कि भाई क्या विद्रोह होता है, क्या कहानी है। तो 1606 ईस्वी के अंदर खुसरो जहांगीर के लिए विद्रोह करता है। करने का रीजन क्या होता है कि इसकी भी उम्र उस वक्त के अंदर 20 से 22 साल हो जाती है। अब खुसरो के टेंशन हो जाती है कि यार दादू मरियो 50 साल हुए, 50 साल तक शासन किया था दादाजी ने। 1556 1605 थे, अकबर लगभग 50 साल राजा लिए। और जब टाइम जहांगीर राजा बने, पीटीएम खुसरो की आयु है 20-22 साल, तो देखियो 50 साल अगर डेन्यू बढ़ रही क्यों आप हितर का विचार, और वैसे बात से बनना करेगी, तो डायरेक्ट क्या कर देता है? विद्रोह करता है, अपने ही पिता के विरुद्ध विद्रोह करता है। और विद्रोह करते वक्त
इसका साथ कौन देता है? तो सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव, कि सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव से आशीर्वाद लेकर के खुसरो विद्रोह करता है। इसीलिए ध्यान रखना, खुसरो को भेरावल के मैदान के अंदर हरा दिया जाता है और इसे बंदी बना लिया जाता है। बाद में ये छुड़वा करके भाग जाता है, पुनः इसे बंदी बनाया जाता है, दोनों आंखें फोड़ दी जाती है। 1621 ईस्वी के अंदर खुसरो की हत्या कर दी जाती है। तथा यह भी प्रश्न आता है कि सिक्कों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा किस मुगल बादशाह ने दी थी? तो वो जहांगीर ने दी थी। किसने दी थी? तो जहांगीर ने। अब यहाँ पर देखिए कि इसके इंपोर्टेंट जो पुत्र थे वो 3 थे। एक तो खुसरो था, उसके पश्चात खुरम था, उसके पश्चात शहरयार था। तो खुरम का तो काम हो गया, अब बच्चे कौन? खुरम और शहरयार। खुरम के साथ में विवाह करवा दिया किसका? अर्जुमंदा बानो बेगम का। तो बेटा बच्चा कौन सा? एक जहांगीर का, वो इंपोर्टेंट था शहरयार। और शहरयार के साथ में विवाह करवा देती है अपनी ही पुत्री का, अल्लुशा, लाडली बानो बेगम का। अब जब शहरयार बोले तो लाडली बानो बेगम के मार दी बच्चे, उनके धर्म करे था। अब आखिरी रोटी का दे, क्योंकि जय वो बोल चींगा भी तो रोटी का बना आप ही बना ले, तेरा टुकड़ा खा ले, इनको की टेंशन। अब जहांगीर के सपोर्ट में कोई नहीं, क्योंकि दोनों जो पुत्र है वो भी किसके सपोर्ट में? नूरजहां के। दरबार में उच्च पद पर कौन? नूरजहां को बहू। फिर सेनापति में तो कौन? बिंगो भाई। तो प्रकोप खत्म हो जाता है किसका? जहांगीर का। अब उसी समय के अंदर क्या होता है? कंधार मुगलों के हाथों से चला जाता है। क्या चला जाता है? कंधार। और कंधार पर अधिकार कर लेता है शाह अब्बास। जिस कंधार पर अकबर ने अधिकार किया था, अब उस कंधार पर अधिकार किसका हो जाता है? तो शाह अब्बास का यहां पर क्या हो जाता है? अधिकार हो जाता है। और नूरजहां ये चाहती है, अब सिंपल सी बात है भाई, नूरजहां अपने भाई के दामाद को राजा बनाना चाहेगी या अपने खुद के दामाद? खुद के दामाद को बनाना चाहेगी। तो ये राजा बनाना चाहती है किसको? शहरयार को। और जहांगीर को हमेशा भड़काती रहती है कि भाई आप खुरम को कंधार भेज दो। कहां पर भेज दो? कंधार। कंधार अब शाह अब्बास के हाथों के अंदर है, तो इसे अच्छी तरह से पता है यदि ये आ जाएगा, युद्ध करेगा तो मारा जाएगा, तो शहरयार सेफ हो जाएगा और राजा बन जाएगा कौन? शहरयार। तब खुरम भी क्या करता है? 1623 ईस्वी के अंदर विद्रोह कर देता है। कि खुरम ने विद्रोह कब किया था? तो 1623 ईस्वी के अंदर खुरम क्या करता है? अपने ही पिता के विरुद्ध में विद्रोह कर देता है। तो ध्यान रखना, जहांगीर के समय में दोनों बड़े पुत्रों ने विद्रोह किया था। 1606 में खुसरो ने विद्रोह किया और 1623 के अंदर खुरम ने विद्रोह किया था, जिसे इतिहास में शाहजहां के नाम से जानते हैं। किंतु इसके विद्रोह को दबा दिया जाता है। तब यही खुरम मेवाड़ के अंदर करण सिंह के पास में शरण लेता है और करण सिंह इसे दिलवाड़ा के जैन मंदिर के अंदर ठहराता है। फिर आगे ध्यान रखना कि 1626 ईस्वी के अंदर महावत खां यह भी विद्रोह करता है और इस महावत खां के विद्रोह को भी दबा दिया जाता है। तो जहांगीर के समय के अंदर कुल 3 विद्रोह होते हैं। 1623 के अंदर खुरम का, 1626 के अंदर महावत खां का और 1606 के अंदर खुसरो का। तो ये 2 हो गए इनके क्या? अभियान वगैरह हो गया। फिर आगे हम पढ़ते जो विद्रोह वगैरह हुए थे वो सब सारे क्लियर हो गए। नूरजहां का क्या महत्व था ये भी क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं कि जहांगीर से संबंधित और कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि जहांगीर ने अपने शासनकाल के समय में कौन कौन से कार्य करवाए थे। तो जहांगीर ने न्याय की जंजीर बनवाई थी। न्याय की जंजीर ये सोने की थी। कि न्याय की जंजीर किसकी बनी हुई थी? तो सोने की। अब बात ये समझते हैं कि न्याय की जंजीर क्या थी। तो ये न्याय की जो जंजीर थी वो आगरा किला के शाहबुर्ज जो इमारत है वहां से
यमुना नदी के तट के पत्थरों के खंभों के ऊपर यह लगाई गई एक जंजीर थी कि अगर किसी को अन्याय होता है किसी पर, जिसे न्याय नहीं मिलता है, तो वो आकर के इस जंजीर को खींचे, जैसे घंटी बजेगी और वह मुझे खुद को सुनाई देगी तो मैं स्वयं आकर के उसका न्याय करूंगा। तो इसीलिए ध्यान रखना कि जहांगीर के द्वारा आगरा के किले के अंदर एक जंजीर बनाई गई थी, सोने की जंजीर, जिसे न्याय की जंजीर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, ध्यान रखना कि इन्हीं के समय के अंदर नूरजहां ने अपने पिता गयास बेग, यह नाम आ सकता है उतमाद उद्दौला, क्योंकि यह उपाधि दी गई थी, गयास बेग का आगरा में मकबरा बनवाया था। आगरा में मकबरा बनवाया, तो गयास बेग का आगरा के अंदर मकबरा किसने बनवाया था? तो नूरजहां ने बनवाया था। और यह मकबरा मुगल काल के अंदर पहला ऐसी इमारत थी जो सफेद संगमरमर से बनाई गई थी। यह ध्यान रखना, सफेद संगमरमर, कि मुगल काल के अंदर पहली इमारत जो सफेद संगमरमर से बनाएगी वह कौन सी थी? तो वह गयास बेग का मकबरा था। उसके बाद में इमारत जो बनती है वो ताजमहल, वह भी सफेद संगमरमर से बनाया जाता है। लेकिन पहली इमारत, ध्यान रखना, गयास बेग का मकबरा कहां पर बनाया जाता है? आगरा के अंदर। और इसी इमारत के अंदर, इसी मकबरे के अंदर सबसे पहले पित्रादुरा जड़ाऊ का प्रयोग किया जाता है। इसके अंदर किस शैली का प्रयोग किया जाता है? तो पित्रादुरा जड़ाऊ का इस मकबरे के अंदर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखना कि जब जहांगीर की मृत्यु होती है तो जहांगीर को लाहौर के अंदर दफनाया जाता है और वहीं पर इसका मकबरा बनवाया जाता है। तो जहांगीर का मकबरा कहां पर बनाया गया? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में बनाया गया। किसने बनाया था? तो नूरजहां ने बनाया था। कि जहांगीर का मकबरा था लाहौर में, बनाया किसने? नूरजहां ने। और गयास बेग का मकबरा कहां पर है? आगरा के अंदर। किसने बनाया था? तो नूरजहां ने बनाया था। और जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान। जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। कि चित्रकला का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहते हैं? तो आंसर करना है जहांगीर के। और ध्यान रखना, मध्य भारत के अंदर हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहते हैं? तो अकबर के शासनकाल को कहते हैं। ये ध्यान रखना कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल तो अकबर वाला, और चित्रकला का स्वर्ण काल तो जहांगीर के समय का। जहांगीर स्वयं एक इतना बड़ा चित्रकार था कि ये यहां तक अपनी आत्मकथा जो है, जो तुजुक ए जहांगीरी, कि जहांगीर की आत्मकथा कौन सी है? तो तुजुक ए जहांगीरी, जो स्वयं कौन लिखता है? जहांगीर लिखता है। किस भाषा के अंदर? फारसी भाषा। तो ये तुजुक ए जहांगीरी के अंदर जहांगीर स्वयं ये बात लिखता है कि अगर किसी व्यक्ति का या अन्य कोई अगर चित्र बना हुआ है तो मैं इतने तक बता सकता हूं कि इस चित्र में आंख किस चित्रकार ने बनाई है और कान किस चित्रकार ने बनाए हैं। इतने तक मैं ये बता सकता हूं। तो यानी कि जहांगीर स्वयं एक बहुत बड़ा क्या था? चित्रकार था, जो अपनी तुजुक ए जहांगीरी के अंदर बताता है। अब बात हम करेंगे इनके दरबार के अंदर प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे। एक तो है, ध्यान रखना, उस्ताद मसूद। उस्ताद मसूद, और उस्ताद मसूद पक्षियों का प्रसिद्ध चित्रकार था। कि पक्षियों का प्रसिद्ध चित्रकार। तथा एक था अब्दुल हसन, और अब्दुल हसन वक्तियों का प्रसिद्ध चित्रकार। कि वक्तियों के प्रसिद्ध चित्र कौन बनाता था? तो वह तो था अब्दुल हसन। और उस्ताद मसूद ये
पक्षी के प्रसिद्ध चित्रकार बनाया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर के समय में, कि जहांगीर के समय में कौन से अंग्रेज अधिकारी भारत आए थे? तो ध्यान रखना, सबसे पहले आया था कप्तान हॉकिंस, जो किसके राजदूत बनकर के आए थे? तो जेम्स प्रथम के। आए कब थे? तो ध्यान रखना 1608 में, और वापस कब गए थे? 1611 ईस्वी। कि 1608 ईस्वी के अंदर जहांगीर के शासनकाल में जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के पहला अंग्रेज अधिकारी कप्तान हॉकिंस भारत आता है, जो 1608 से 1611 तक रहता है। इसके पश्चात में आता है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो, ये सर टॉमस रो आते हैं 1615 के अंदर, और भारत में रहते हैं 1619 ईस्वी के अंदर। तो इनकी जो कप्तान हॉकिंस की जो जहांगीर से मुलाकात होती है वो तो होती है आगरा में, और सर टॉमस रो की जहांगीर से जो मुलाकात होती है वो होती है अजमेर में। कि सर टॉमस रो की मुलाकात कहां पर होती है? अजमेर के अंदर होती है, और कप्तान हॉकिंस की मुलाकात कब होती है, कहां पर होती है? तो आगरा के अंदर। तो ये दो अंग्रेज अधिकारी थे जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। कभी कभी डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहला अंग्रेज अधिकारी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। तो जहांगीर से संबंधित आपके इतने ही प्रश्न होंगे। जहांगीर के पश्चात में आगे मुगल बादशाह जो बनेगा वो बनेगा शाहजहां, जिसे इतिहास के अंदर शाहजहां के नाम से जानते हैं, बचपन का नाम खुर्रम है, जिसको हम पढ़ेंगे कल के दिन।